Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to Biocore official channel. Today lecture 8 that is about nucleic acid from the fourth chapter of biology that is biomolecule. So let's begin the video. सबसे पहले हम लास्ट वीडियो जो हमने डिस्कस की थी लिपिड्स पे उसके आंसर कीज जो है वो डिस्कस कर लेते हैं. Our first question is which lipid class contains a phosphate group and is a major component of cell membrane. लिपिड्स की वो कौन सी क्लास के पास फॉस्फेट ग्रुप भी है और वो सेल मेम्ब्रेन का एक मेजर कंपोनेंट है. तो फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो हाइड्रोफिलिक उनके पास जो है वो फॉस्फेट हेड होते हैं और हाइड्रोफोबिक जो है वो टेल होती है. तो ये थे इम्पोर्टेंट जो है वो क्लास जो है वो फॉस्फोलिपिड्स है और ये जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है उसका भी एक एसेंशियल कंपोनेंट है. Our second question is what is the biological significance of prostaglandin in the human body. ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन की क्या सिग्निफिकेंस है. प्रोस्टाग्लैंडिन की बात करें तो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के तौर पर रिएक्ट करते हैं. ठीक है, रेगुलेट करेंगे इन्फ्लेमेशन को. ठीक है कि ज़रूरत है इन्फ्लेमेशन शो करेंगे जब भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कहीं पे भी कोई सेल डैमेज हो रहा है तो इन्फ्लेमेशन शो करेंगे. ब्लड फ्लो को मेंटेन करेंगे, ब्लड क्लोटिंग को करेंगे कि ब्लड की थिकनेस कैसी है, सब क्लोटिंग पे होगा. ठीक है, और ये जहाँ पे इनकी फॉर्मेशन होती है सेंसिस हो रही है. ठीक है, वहाँ पे एक्ट करते हैं, ब्लड स्ट्रीम में मूव नहीं करते. इनकी बात करते हैं, ये इम्यून रिस्पॉन्सेस और पेन सेंसेशन में बहुत ज़्यादा जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अब हम आज के लेसन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ अबाउट न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड के इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं. अभी तक हमने बायोमोलिक्यूल्स जो है देखे हैं वो हमने देखे थे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स. आज हम देखने लगे जिस बायोमोलिक्यूल को वो है न्यूक्लिक एसिड. इसके सबसे पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं. जो न्यूक्लिक एसिड है वो पॉलीमर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड यूनिट से मिलकर जो है वो बने होते हैं. न्यूक्लियोटाइड जो है वो मोनोमर है, जब बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं तो वो पॉलीमर्स बनाते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड की टाइप्स की बात करते हैं तो इसकी दो बेसिक टाइप्स हैं. द फर्स्ट वन इज़ जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको डीएनए भी बोला जाता है एंड द सेकंड वन इज राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको आरएनए भी बोला जाता है. अक्रेंस की बात करते हैं तो डीएनए जो है वो बेसिकली फाउंड होता है क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है डीएनए जो है. ठीक है, लेकिन अगर आरएनए की बात करें तो वो न्यूक्लियोलस, राइबोसोम और साइटोसोल में जो है वो प्रेजेंट होता है. अब हम बात करते हैं मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर की. इसकी बात करें तो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, दैट इज़ न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड एक ऐसा जो है वो यूनिट होता है या ऐसा ग्रुप होता है जो कि न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड से मिलके बना होता है. ठीक है, न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो न्यूक्लियोसाइड जो है वो नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर जो है उससे मिलके जो है वो बनाते हैं. न्यूक्लियोसाइड के अंदर बेस और शुगर आती है. ठीक है, और अगर इन दोनों के साथ एक और चीज़ ऐड हो जाए दैट इज़ फॉस्फोरिक एसिड तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा. और न्यूक्लियोटाइड एक यूनिट बन गया. जब बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो बनेगा. अगर हम देखें तो ये न्यूक्लिक एसिड है, ये जो है ये पॉलीमर्स हैं. ठीक है, ये एक यूनिट से मिलकर बने दैट इज़ न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड दो चीज़ों से मिलकर बने, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड. न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो ये नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर से मिलकर जो है ये बना होता है. ठीक है, अब हम इसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं. कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो ये एक्सरसाइज जो लॉन्ग क्वेश्चन है 10 उसका आंसर भी है. डिस्क्राइब द मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. तो इसमें न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन बतानी है कि वो न्यूक्लियोसाइड से मिलकर बना होता है. ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर है और उनकी जो है वो सारी बताना है कि इसमें मोनोमर्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन से जो है बेसिक सब्सटेंस इसमें आ रहे हैं. हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की. कंपोनेंट्स की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फोरिक एसिड. पेंटोज शुगर की बात करें तो आरएनए के अंदर जो शुगर होती है उसको राइबोस बोला जाता है. ठीक है, और जो डीएनए के अंदर होती है वो डीऑक्सीराइबोस होती है, लेकिन ये दोनों की दोनों जो है वो पेंटोसिस है यानी कि 5 कार्बन है. फिर हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस की. तो दो तरह की नाइट्रोजनस बेस जो है वो न्यूक्लिक एसिड के अंदर प्रेजेंट होती है, एक पायरिमिडीन और जो है वो प्यूरिन. ये दो जो है ये बेसिस जो है नाइट्रोजनस बेस ये प्रेजेंट होती हैं. ये देखें यहाँ पे ये जो है ये फॉस्फेट्स हैं. ठीक है, जो हमने अभी बात किया है ये शुगर मॉलिक्यूल है, 5 शुगर मॉलिक्यूल्स, और ये जो यहाँ पे ग्रीन कलर में है ये बेसिस हैं.
और ये आपने एक चीज़ का ध्यान रखें, जो बैकबोन है वो शुगर और फॉस्फोरिक एसिड जो है ये मिलकर बना रहे हैं, और जो ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये साइड चेन के तौर पे एक्ट कर रही हैं। अब हमने बात की थी नाइट्रोजनस बेस है वो दो तरह की होती हैं। तो एक होती है पायरिमिडीन बेस। पायरिमिडीन की बात करते हैं तो वो सिंगल रिंग जो होता है वो स्ट्रक्चर होता है। जैसे अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ जो है वो सिंगल रिंग्ड है, कुछ डबल है। तो जो सिंगल रिंग्ड है उनको बोला जाता है पायरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस। तीन तरह की पायरिमिडीन होती जो है वो नाइट्रोजनस बेस है। द फर्स्ट वन इज साइटोसिन। साइटोसिन जो है वो बैक्टीरिया और डीएनए दोनों के अंदर प्रेजेंट है। थायमीन की बात करें तो थायमीन जो है वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट है, और यूरासिल की बात करें तो वो आरएनए के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, चार चार बेस दोनों के अंदर है। साइटोसिन दोनों के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन थायमीन की बात करें तो वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट है, और यूरासिल की बात करें तो वो आरएनए के अंदर प्रेजेंट है। जो सेकेंड नाइट्रोजनस बेस की टाइप है वो है प्यूरीन बेस। प्यूरीन डबल रिंग्ड होती है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है, इसमें दो जो है वो बेसिस आती हैं, एडेनिन और गवानीन, और दोनों ही डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो नाइट्रोजनस बेस है वो फर्स्ट कार्बन पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से मिलके जो है उसके साथ अटैच होती है और न्यूक्लियस साइड बनाती है। ये देखें, ये कार्बन 1 है, कार्बन 1 के साथ जो है ये अटैच हो गए, और अगर फास्फेट को निकाल दिया जाए तो पीछे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको न्यूक्लियस साइड बोला जाता है, जिसमें शुगर और नाइट्रोजनस बेस आती है। फास्फोरिक एसिड की बात की जाए तो न्यूक्लियोसाइड जो है वो एस्टर लिंकेज करेगा फास्फोरिक एसिड के साथ। ठीक है, और जो है वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। न्यूक्लियोसाइड जैसे ही एस्टर लिंकेज के थ्रू कनेक्ट होगा फास्फोरिक एसिड के साथ तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, और इस लिंकेज में जो फास्फोरिक एसिड है वो लिंक्ड होगा 5 कार्बन के साथ। 1 कार्बन के साथ जो था पेंटोज शुगर की 1 कार्बन के साथ बेस अटैच है, और उसकी 5th कार्बन के साथ जो है ये फॉस्फोरिक ग्रुप अटैच होगा, और फिर ये बैकबोन एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि शुगर और फॉस्फेट से मिलके बना होगा। ठीक है, शुगर और फॉस्फेट जब मिलेंगे तो बैकबोन बनेगी, और अगर शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिल रहे हैं तो वो न्यूक्लियोसाइड बनेगा। ये सारी जो है वो बेसिस है, आप देख सकते हैं। ये जो है साइटोसिन है, साइटोसिन जो है वो पायरिमिडीन है। ठीक है, यानी कि सिंगल रिंग्ड। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट कार्बन ये पेंटोज शुगर है। ठीक है, 5 कार्बन, ये फॉस्फोरिक ग्रुप कार्बन 5 पे अटैच है, और ये यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है जो कि सिंगल रिंग्ड है। थायमीन की बात करें तो इसमें भी ऐसी है, फर्स्ट कार्बन पे जो है वो नाइट्रोजनस बेस अटैच है, और 5th कार्बन पे जो फॉस्फोरस है वो अटैच है। यहाँ पे यूरासिल की बात करें उसमें भी ऐसी है। अब ये एडेनिन और गवानीन की बात करते हैं तो इनमें डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है नाइट्रोजनस बेस का। ठीक है, जिनमें नाइट्रोजनस बेस होती है वो डबल रिंग्ड होती है, लेकिन होती फर्स्ट कार्बन पे अटैच है, और 5th पे जो है वो फॉस्फोरस अटैच है। ये इंपॉर्टेंट जो थे वो न्यूक्लियोटाइड्स है जो कि आरएनए और डीएनए दोनों के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइईस्टर। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है वो एस्टर लिंकेज होती है। फॉस्फोरस जो है वो दो बॉन्ड्स बनाते हैं, दो एस्टर लिंकेज बनाते हैं कार्बन के साथ। एक तो हम और इस तरह जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था बहुत इंपॉर्टेंट को कि जो फॉस्फोरस है वो 5th के साथ 5th कार्बन के साथ जो है वो बॉन्ड बना रहा है, एस्टर बॉन्ड बना रहा है। लेकिन क्या होता है इसमें जब डाई ईस्टर्स बनते हैं तो फिर क्या करेंगे, 5 के साथ तो थे ना, जो पेंटोज शुगर की 5 कार्बन के साथ जो था वो फॉस्फेट अटैच था, वो क्या करेगा दूसरे किसी न्यूक्लियोटाइड की पेंटोज शुगर के साथ वो 3 कार्बन पे अब अटैच होगा। ये देखिए, ये 5 पे अटैच था। ठीक है, फॉस्फोरस ग्रुप जो है ये 5th पे अटैच था। अब ये क्या करेगा, इसके साथ तो बॉन्ड बना रहा है, वो अगले की 3 के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और फिर इसका 5th जो है वो 3 के साथ बॉन्ड बनाएगा। इस तरह जो है ये आपस में सारे के सारे लिंक्ड होते हैं। इसको डाई न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है क्योंकि दो न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में कनेक्टेड हैं। फिर हम बात करते हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड की। वो न्यूक्लियोटाइड जो कि आरएनए के अंदर प्रेजेंट होंगे उनको राइबो न्यूक्लियोटाइड बोला जाएगा, और जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होंगे उनको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड जो है वो बोला जाएगा। नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो नेमिंग इनकी टाइप की बेस पे जो है वो की जाती है कि किस टाइप के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो प्रेजेंट है। वो एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन किस तरह की जो है वो प्रेजेंट है। इम्पोर्टेंस की बात करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो ये लाइफ सेल की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें लाइक आ जाते हैं एटीपी। एटीपी की बात करते हैं, एटीपी की फुल फॉर्म एडेनिन ट्राइफॉस्फेट।
ठीक है, यानी कि एडिनिन के साथ जो है वो 3 फॉस्फेट जो है वो अटैच है, एडिनिन न्यूक्लियोटाइड। ये जो है इस न्यूक्लियोटाइड के साथ 3 फॉस्फेट जो है वो अटैच हैं। 3 फॉस्फेट जो है वो राइबोस, एक ही राइबोस शुगर है, एक राइबोस शुगर है उसके साथ जो है वो अटैच है। लाइक अगर हम बात करते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडिनिन। ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है और ये एक कार्बन के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप, 2 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट, ये 3 कार्बन जो है फॉस्फेट ग्रुप्स वो अटैच हैं सिंगल कार्बन के साथ। इस एटीपी की बात करें तो ये एनर्जी करेंसी के तौर पे जो है वो एक्ट करता है, यानी कि जो है ये बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है और एनर्जी कैसे प्रोवाइड करेगा, फॉस्फेट के साथ। अगर अब ये 3 फॉस्फेट है ना तो ये मैक्सिमम एनर्जी यूनिट है। अगर एनर्जी चाहिए यहाँ से अपना एक बॉन्ड तोड़ देगा। अब ये ADP बन गया क्योंकि डाई फॉस्फेट हो गया और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। फिर और एनर्जी चाहिए तो ये AMP में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये जो AMP है उसमें रिलीज हो जाएगा क्योंकि ये फॉस्फेट बॉन्ड तोड़ता जा रहा है। और जब एनर्जी स्टोर करनी होगी तो AMP जो है वो ADP में कन्वर्ट होंगे और ADP से ATP में कन्वर्ट होके मैक्सिमम एनर्जी जो है ये स्टोर कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं NAD की। NAD की बात करें तो इसको कहा जाता है निकोटीन अमाइड। ठीक है, निकोटीन अमाइड डाई एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये एक कोएंजाइम है। कोएंजाइम ने क्या करना होता है, एंजाइम्स का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ये कोएंजाइम का जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वो तब क्लियर हो जाए। ठीक है, जो हम अब आगे से नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे। इसकी बात करें तो ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर के तौर पे जो है वो एक्ट करता है बॉडी के अंदर। जब भी रिडोक्स, रिडोक्स का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, और ये जब भी रिएक्शंस होते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना होता है, हाइड्रोजन रिमूव करना होता है, तो जो NAD होता है वो हाइड्रोजन को स्टोर करता है, एक्सेप्ट करता है और उसके साथ जो है ये मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना है तो ये हेल्प करेगा। ये उसको एक्सेप्ट करेगा, उसके साथ बॉन्ड बनाएगा और जहाँ इसकी ज़रूरत होगी ये उसको रिलीज़ कर देगा। तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है स्ट्रक्चर है। इसमें देखें, इसमें भी एडेनिन जो है ये अटैच है, ये राइबोस है। ठीक है, ये उनकी जो है वो चेन है, उसके एक साइड पे जो है फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच है और यहाँ पे ये एडेनिन जो है ये अटैच है। तो निकोटीन अमाइड में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब बात करते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन की। न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलते हैं फॉस्फोडाई ईस्टर लिंकेज, जिसको हमने अभी डिस्कस किया है कि 3-5 बॉन्डेज, एक का जो 3 जो 5 पे होते हैं ना फॉस्फेट, वो 3 वाले के साथ जाके बॉन्ड बना रहे हैं दूसरे न्यूक्लियोटाइड के जो है दूसरा जो यूनिट था उसके साथ। तो फॉस्फोडाई ईस्टर के साथ ये मिल रहे हैं और जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स बना रहे हैं। उन चेन्स की बात करें तो फॉस्फेट 3 जो है वो जाके मिलेगा जो 5 एंड पे है, वो OH ग्रुप जो है वो 3 एंड का वो फ्री होता है। ठीक है, 3 एंड पे जो OH है वो फ्री होता है। ये क्या करेंगे, वहाँ जाके मिलेंगे और बॉन्ड बना लेंगे। RNA की बात करें तो इसमें सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। DNA की बात करें तो डबल हेलिक्स यानी कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है ये प्रेजेंट होती हैं। DNA को डिस्कस कर लेते हैं, अब हम RNA और DNA को डिस्कस करते हैं। DNA की बात करते हैं तो सबसे पहले हम उन साइंटिस्ट को डिस्कस करेंगे जिन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था DNA स्ट्रक्चर को। द फर्स्ट साइंटिस्ट इज रोजालिंड फ्रैंकलिन एंड म्यूरिस विल्किन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको डिस्कवर किया था 1967 में। इन्होंने एक मोलिकुलर आर्किटेक्चर प्रोवाइड किया था। ठीक है, DNA का एक नक्शा सा बना के दिया था एक्सपेक्टेड के मॉलिक्यूल्स का बताया था कि वो इस मॉलिक्यूल से मिलकर जो है वो बने होते हैं। नेक्स्ट जेम्स डी वेटसन एंड द फ्रांसिस किकाय। ठीक है, इन्होंने 1953 में जो है इसका स्ट्रक्चर जो है मॉडल दिया था कि इस चीज़ से जो है ये मिलके बने होते हैं। इन्होंने मॉडल प्रेजेंट किया था इसका। फिर नेक्स्ट आया चार्गव। चार्गव की बात करें तो इसने जो है ये इम्पोर्टेंस बताई थी DNA के स्ट्रक्चर में। इसने 1951 में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था। इसने एवन चार्गव ने इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की थी वो ये की थी कि जो एडिनिन और थायमिन है वो इक्वल रेशियो के साथ प्रेजेंट है DNA के अंदर, यानी कि एडिनिन और थायमिन की इक्वल कंसंट्रेशन, इक्वल नंबर्स हैं। लाइक अगर 23 एडिनिन है तो 23 ही थायमिन जो है वो प्रेजेंट होंगे। और इसी तरह गवालिन और साइटोसिन की जो है वो इक्वल कंसंट्रेशन होगी। फिर हम जो हमने किया था जेम्स डी वॉटसन को स्टडी और फ्रांसिस किक को स्टडी किया था। ठीक है, उन्होंने 1950 में जो है वो इसका मॉडल सुजेस्ट किया था कि ऐसा हो सकता है। नॉर्मल जो मॉडल पुट किया था
वो 1953 में किया था, लेकिन जो प्रेजेंट किया था एक दफ़ा एक्सपेक्टेड कि ऐसा हो सकता है वो 1950 में किया था। ठीक है, लेनस पोलिंग की बात करते हैं तो इन्होंने बताया था कि डीएनए जो है वो फाइब्रिस सब्सटेंस है और फाइबर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोइल हुए होते हैं हेलिक्स की फॉर्म में। ये कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है वो इसमें कंट्रीब्यूट किया था, इसके जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, डिस्क्राइब किया था डीएनए स्ट्रक्चर को। अब हम जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। वर्सन क्रिक मॉडल का जो है वो स्ट्रक्चर था ये, और ये एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन 11 है जो कि था एक्सप्लेन दी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एज प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। तो वाटसन क्रिक मॉडल हम देख लेते हैं। इसमें हम बात करते हैं तो पहली बात ये करते हैं कि जो डीएनए है वो दो चेन से मिलकर बना होता है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं या स्ट्रैंड्स होते हैं, साइड्स होती हैं, ठीक है, जिनसे वो मिलकर बना होता है। डबल हेलिक्स होती हैं यानी कि वो आपस में कोइल हुई होती हैं, दूसरा बलदार हुई होती हैं, और हेलिकल की फॉर्म में स्प्रिंग की तरह, लाइक जैसे चुटिया बनती है, ठीक है, तो वो रिबन्स जो हैं वो एक दूसरे से ऐसे होते हैं। तो वैसे ये है कि दो स्ट्रैंड्स होते हैं, उनको आपस में बल दे दिए जाते हैं और हेलिकल स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। फिर इसमें आता है पोल रंग। रंग जो है वो स्टेप ऑफ लैडर्स होते हैं सीढ़ी के, ठीक है, सीढ़ी के जो होते हैं हमारे पास जो स्टेप्स होते हैं लाइक पॉइंट्स, दिस इज द फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो जो स्टेप्स होते हैं उनको रंग बोला जाता है। तो जो डबल हेलिक्स हैं, ठीक है, वो एक लैडर की तरह के होते हैं, सीढ़ी की तरह के होते हैं, ठीक है। जो इसके पोल्स हैं वो शुगर और फॉस्फेट के मिलके बने होते हैं। पोल्स इसकी साइड्स, बैकबोन जैसे हमने कहा था, ठीक है, हमने बैकबोन कहा था ना कि शुगर और फॉस्फेट होती है, ये वही वो बैकबोन बनाएंगे। और जो रंग्स है वो नाइट्रोजनस बेस पेयर से जो है वो बने होते हैं, यानी कि स्टेप्स जो हैं वो उससे मिलके बने होते हैं। लाइक अगर ये देखें, ये एक इसमें है, ठीक है, एक पोल ये हो गया, एक पोल ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये आपस में जो है ये रंग बना रहे हैं, जो स्टेप्स हैं, दिस इज द स्टेप, दिस इज द स्टेप, दिस एंड दिस इज द स्टेप। और ये हेलिकल स्ट्रक्चर है वो किस तरह आपस में कोइल हुए होते हैं, ये डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर है। प्यूरिन्स और पायरिमिडीन की बात करें, जितने भी जो बेस पेयर्स हैं जो कि रंग में अटैच हैं, उनमें क्या होता है, एक प्यूरिन जिसमें एडेनिन या गवानिन और एक पायरिमिडीन की जो है वो बेस अटैच हुई होती है। लाइक अगर ए प्रेजेंट है तो वो लिंकेज कर रहा है टी के साथ, और अगर जी है तो वो लिंकेज कर रहा है सी के साथ। तो इनकी जो है वो इक्वल नंबर्स हो जाते हैं। प्यूरिन और पायरिमिडीन बेस जो है ये बैलेंस की होती है। दो स्ट्रैंड्स जो होते हैं ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जो है बेस पेयर्स में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनके साथ ये कनेक्ट हुए होते हैं। एंटी पैरेलल की बात करें तो ये सेम डायरेक्शन में नहीं होते, ठीक है, फास्फोडाइस्टर है, ये दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। लाइक अगर यहाँ पे देखें, दिस इज ये जो 5 है, इसमें जो 5 है वो ऊपर की तरफ है, सबके जो फॉस्फेट है वो ऊपर की तरफ है, इसमें जो है वो 3 ऊपर है। ये जो टिप है देखें ये ऊपर है ना यहाँ पे सबकी, और यहाँ पे नीचे है, तो ये एक दूसरे से डिफरेंट अरेंजमेंट में ऑपोजिट है, इसलिए हम इनको जो है वो एंटी पैरेलल कहते हैं। तो एंटी पैरेलल का मतलब ये है कि वो सेम डायरेक्शन में नहीं होते, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में होते हैं। अब हम इनकी अरेंजमेंट को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जो एडेनिन है वो हमेशा दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं टी के साथ, यानी कि ए टी का आपस में दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स उनके होते हैं। और जो जी है वो हमेशा सी के साथ लिंक करते हैं, जी सी का आपस में बॉन्ड होगा और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। एक चेन से एडेनिन आएगा, वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा थायमिन की दूसरी चेन के साथ, ठीक है, दूसरी चेन से थायमिन और एक चेन से एडेनिन जा रहा है, और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, और रिवर्स, अगर थायमिन है तो एडेनिन, एडेनिन है तो थायमिन। गवानिन की बात करें तो एक चेन से गवानिन आएगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है साइटोसिन के साथ, ठीक है, जीसी आपस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। और अगर ऐसा एक चेन से जो है वो साइटोसिन आ रहा है तो दूसरे से गवानिन, गवानिन आ रहा है तो साइटोसिन, तो इनका आपस में बॉन्ड होता है। एटी के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं और जीसी के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ये आप जैसे यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। जीसी की बात करें, इसमें आपको ये 3 बॉन्ड्स नज़र आ रहे होंगे, जिसमें येलो, रेड और पर्पल कलर, ठीक है, यहाँ सिर्फ पर्पल और येलो है। फिर यहाँ पे बात करें तो रेड भी है, और ये जो है ये ट्रिपल बॉन्ड को शो कर रहे हैं, डबल और ट्रिपल लिंकेज को, ठीक है। यहाँ पे बात करें, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि देखें जो जी और सी है उसके दरमियान जो है वो ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। और ए और टी की बात करें तो वो सिर्फ 2 जो हैं ये बॉन्ड्स हैं जो कि शो करते हैं कि इनमें सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। यहाँ पे आप देखें ए टी के हमेशा 2 बॉन्ड्स होते हैं जो आपने याद रखें, ठीक है।
और जो GC होते हैं उनमें हमेशा 3 बॉन्ड्स होते हैं। और जो हमने बात की थी कि लेडर के पोल्स, तो वो बैकबोन के मिलके बने होते हैं, ये SP, ये देखें, ठीक है। SP की जो है ये बैकबोन यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और दरम्यान में नाइट्रोजन स्पेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, आपने मस्ट करनी, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, दैट इज़ लोकेशन ऑफ DNA इन सेल एंड वायरसेस। DNA जो है उसकी लोकेशन कहाँ पे है। यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो DNA जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। क्रोमोसोम का पार्ट होता है और जो है वो न्यूक्लियस, क्योंकि यूकैरियोट्स में तो प्रॉपर न्यूक्लियस होता है ना, वो उसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में अब इतना प्रोमिनेंट न्यूक्लियस तो है नहीं, ठीक है, डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते हम न्यूक्लियस को, तो इसमें जो है वो DNA साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स हुआ होता है। वायरस की बात करें तो उसमें जो है DNA कोर मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो होता है लोकेट, जो कि प्रोटीन कोड से उसको जो है वो कवर्ड किया होता है। ये थी इनकी लोकेशंस। इम्पोर्टेंस ऑफ DNA की बात करते हैं, DNA क्यों जो है वो इम्पोर्टेंट है। DNA हेरिडिटी मटीरियल होता है क्योंकि ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। DNA के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो DNA के अंदर होती है। लाइक जैसे प्रोग्रामिंग कही होती है कि ये काम करना है, तो हमारे DNA के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है कि हमारा स्किन कलर कैसा होगा, हाइट कैसी होगी, ठीक है, वेट कैसा, हर चीज़, इवन हमारा आई कलर, हर चीज़, ठीक है, स्किन टोन, हर चीज़ जो है वो DNA के अंदर कोड है। तो DNA के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि सेल एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करते हैं कि ये काम ऐसे करना है। अगर DNA में चेंज आता है तो बॉडी में अबनॉर्मेलिटी आ जाती है, बॉडी नॉर्मली फंक्शन नहीं करती, क्योंकि DNA ने सारी इन्फॉर्मेशन देनी है ना कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। और अगर इंस्ट्रक्टर ही गलत हो जाएगा, उसमें कोई गलती आ जाएगी, तो बॉडी के सारे फंक्शंस ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो वो अब जो प्रोग्रामिंग उसमें हुई होती है वो जीन्स की फॉर्म में हुई होती है। जीन्स जो है वो DNA के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका सीक्वेंस होता है, स्पेसिफिक रीजन, जो इतना सा मतलब पार्ट है DNA के न्यूक्लियोटाइड का, उसको हम कहते हैं एक स्पेसिफिक सीक्वेंस हो, तो हम कहते हैं ये जीन है। अब जो जीन है उनको कोड किया जाता है पॉलीपेप्टाइड के लिए। जीन अगर टर्न ऑफ है, ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अगर टर्न ऑन है, जीन जो है वो टर्न ऑन है, तो जो सीक्वेंस है उसको ट्रांसक्राइब किया जाएगा, ठीक है, ट्रांसक्राइब किया जाएगा RNA में, और फिर उससे प्रोटीन बन जाएगी। और अगर वो टर्न ऑफ है तो इट्स मीन दैट उसको ट्रांसलेट नहीं किया जाएगा, ना इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, ना इसको ट्रांसलेट किया जाएगा, तो उसको हम नहीं इनकोड करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर टर्न ऑन है तो हम देखेंगे कि ये जीन जो है ये एक्टिव है, तो ये इसमें होगा काम, ठीक है। लाइक अगर हेयर ग्रोथ के जीन की बात करें तो हेयर ज़्यादा मोस्टली सर के बाल जो होते हैं वो ही ज़्यादा ग्रो करते हैं ना, तो वहाँ पे जो हेयर जीन्स हैं वो टर्न्ड ऑन है, ठीक है। अगर हम बाकी अपने पाम की बात करें, हथेली की बात करें, उस पर तो कोई हेयर नहीं, यानी कि वहाँ पे जो जीन्स हैं वो टर्न्ड ऑफ है, उनको ट्रांसलेट नहीं किया जा रहा, वहाँ पे नहीं हेयर की इन्फॉर्मेशन आ रही, लेकिन सर के अंदर आ रही है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो है ये एग्जाम्पल थी। इस तरह जो DNA है वो प्रॉपर सेल की एक्टिविटीज़ और जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं। रिकॉलिंग की बात करते हैं, पिछला कॉन्सेप्ट एक थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि जो DNA होता है, जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके तकरीबन सारी बॉडी में जितना भी जो DNA होता है उसका 2%, ठीक है, यानी कि 89 तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, जो 2% है वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, जो बैक्टीरियम ई कोलाई होता है उसके क्रोमोसोम की बात करें तो जो DNA स्ट्रैंड होता है वो 5 मिलियन बेसिस से जो है वो अरेंज होता है, जो कि लीनियर एक लाइन के अंदर जो है उसकी वो अरेंजमेंट हुई होती है 5 मिलियन बेसिस में, ठीक है। और जीन जो है वो सेवरल 100 बेसिस जो है वो होती हैं उसकी, यानी कि जो एक जीन है वो 100 बेसिस का होता है। और जो उसका होता है ना ई कोलाई का जो DNA होता है वो लीनियर स्ट्रक्चर को शो करता है, उसको फॉलो करता है, ठीक है। ये थे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती है। अब हम डिस्कस कर, DNA को तो हमने देख लिया, हमने उसका स्ट्रक्चर भी देख लिया, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड को। राइबोन्यूक्लिक एसिड की बात करें तो ये राइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। इसमें जो है वो RNA की सिंथेसिस की जाती है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को मिला के, ठीक है। DNA डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो वहाँ से आती हैं सारी इन्फॉर्मेशन, DNA ने ट्रांसक्राइब होना है, ठीक है। DNA से इंफॉर्मेशन आएगी, उससे RNA बनेंगे, RNA से फिर वो ट्रांसलेट होंगे RNA, तो प्रोटीन्स बनेंगे, और प्रोटीन्स जो है वो सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। ये पूरा मैकेनिज्म है। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है ये राइबोन्यूक्लियोटाइड से बनेगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड से इंफॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन ये वर्ड आपने याद रखना, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू जो है ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, जिससे जो है वो DNA जो है वो RNA के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। RNA 3 टाइप्स के होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं।
द फर्स्ट वन इज़ मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड का, और जो इसका सीक्वेंस होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें जो है वो न्यूक्लियस के सारे जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स उनके इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। जितनी भी जो एक स्ट्रैंड के डीएनए के स्ट्रैंड्स की जो थे सारे, एक स्ट्रैंड है डीएनए में, उसके अंदर जैसा स्ट्रक्चर उसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, उल्ट होगा। लाइक अगर वहाँ पे ए है ना एडेनिन, तो जब वो आरएनए के अंदर चेंज होगा तो वो आरएनए में जो चेंज होगा वो ए ने ट्रांसलेट होता है टी में, ठीक है। तो इस तरह जो है उससे रिवर्स जो है वो सारे प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये कि उससे रिवर्स में आ रहे हैं वो। परसेंटेज की बात करें तो ये सेल के अंदर 3 to 4% जो है ये प्रेजेंट होता है। फंक्शन की बात करें तो ये जेनेटिक मैसेज जो है ये डीएनए से लेके आता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। नेम से पता चल रहा है कि इसने मैसेज कैरी करना है प्रॉपर प्रोटीन फॉर्मेशन में, ये मैसेज लेके आ रहा है जी, ये मैसेज मैं लेके आया हूँ ये, ठीक है। डीएनए से एक मतलब उसकी पूरा स्ट्रैंड ही ले लेगा और उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस तैयार करेगा। एग्जैक्ट जब उसकी कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा डीएनए का ये सीक्वेंस था, ठीक है। वो मैसेज लेके आएगा और मैसेज ला के जो है वो देगा राइबोसोम को और उससे कहेगा किस तरह की प्रोटीन्स बनानी है। मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके आया, राइबोसोम को देगा कि इस तरह की प्रोटीन बनानी है। ये है आरएनए का स्ट्रक्चर, जिसमें आप देख सकते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड है, इसके साथ डबल स्ट्रैंड नहीं, ये इसकी सारी सारी न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब हम सेकंड टाइप की बात करते हैं, दैट इज ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर ने मैसेज लेके आ गया। ट्रांसफर आरएनए बहुत जो है वो स्मॉल साइज का होता है, ठीक है, लेकिन जो सेल और ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ये रिसेंबल करता है जैसे लीफ होता है, पत्ता होता है, उसकी तरह का जो है वो इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कोलोनर लीफ से जो है ये रिसेंबल करेगा। इसकी परसेंटेज की बात करें 10 to 15% होती है टोटल आरएनए में, जो है 3 to 4 वो थी और 10 to 15 ये है। फंक्शन की बात करते हैं, ट्रांसफ़र, इसने ट्रांसपोर्ट में हेल्प करनी है। मैसेंजर ने मैसेज लेके आना है, इसने वो मैसेज देखना है और फिर ये क्या करेगा, जो जो अमाइनो एसिड चाहिए होंगे ना वो ला के ये देगा। मैसेंजर मैसेज लेके आई, ये वाली प्रोटीन बनानी है, इसने देखा जो जो प्रोटीन बनेंगे उसमें अमाइनो एसिड कौन से चाहिए, अब ये अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। राइबोसोम को ला के अमाइनो एसिड देगा, जो राइबोसोम है उनके ऊपर इंफॉर्मेशन आई डीएनए से, ठीक है। डीएनए से इंफॉर्मेशन आई मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में। अब जो मैसेंजर आरएनए है वो इनकोड हुआ, पता चला जी ये वाली प्रोटीन बनानी है। ट्रांसफ़र आरएनए अब वो अमाइनो एसिड्स ला के देगा कि ये प्रोटीन्स के लिए ये अमाइनो एसिड चाहिए थे, तो ये जो है ये बना लें। अब इस तरह ये प्रोटीन सेंसिस में जो है वो हेल्प करता है। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ इसके जाते हैं, दैट इज़ राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए की बात करें तो ये न्यूक्लियाई के अंदर जो है ये प्रेजेंट होता है डीएनए से, और ये क्या करता है, ये राइबोसोम के साथ बॉन्ड बनाता है और राइबोसोम प्रोटीन के साथ अटैच होता है, ठीक है। और ये प्रोटीन सेंसिस में हेल्प करेगा। राइबोसोम प्रोटीन सेंसिस में हेल्प करते हैं, तो ये राइबोसोम का मेन पार्ट होगा। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। तो राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन्स के साथ होंगे और इस तरह जो है ये प्रोटीन सेंसिस करेंगे। इसकी परसेंटेज ऑलमोस्ट 80% होती है टोटल आरएनए में, ठीक है। फंक्शन की बात करें तो ये वो मशीनरी प्रोवाइड कर रहे हैं, मैसेज भी आ गया यानी कि इन्फॉर्मेशन भी आ गई, ऐसे का जो है वो आपने प्रोटीन बनाना है और सारे अमाइनो एसिड भी आ गए। ये वो मशीनरी है जिसने सारा काम करके उनको अरेंज करना है, उनको उनका आपस में जो है वो उनके अटैचमेंट करवाने हैं, कम्बिनेशंस करवाने हैं। तो ये मेन मशीनरी है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये प्रोटीन प्रॉपर बनाएगी, ठीक है। ये थे हमारे पास आरएनए के कुछ पार्ट्स और उनका फंक्शंस, ठीक है, उनकी परसेंटेज। अब हम लास्ट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा की बात करें तो इसमें जो है किसी भी प्रोटीन को या जीन को रीड करना, उसका एक्सप्रेशन कैसे शो हो रहा है उसको एक्सप्रेस करना, ये इस मैकेनिज्म को कहते हैं सेंट्रल डोगमा। इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, एक स्टेप में क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, जिसको हमने अभी डिस्कस भी किया था। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, जो डीएनए होता है वो आरएनए में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र, इन्फॉर्मेशन सारी थी डीएनए में, डीएनए से वो चेंज हो जाएगी आरएनए में। इस तरह आरएनए की कॉपी तैयार होगी और फिर वो जीन प्रिपेयर होगा। डीएनए से आरएनए का जो प्रोसेस है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और आरएनए से प्रोटीन का जो प्रोसेस है उसको ट्रांसलेशन कहते हैं, यानी कि प्रोटीन सेंसिस हो रहे तो हम कहते हैं आरएनए को ट्रांसलेट किया गया है। इसमें जो है वो प्रोटीन बनती है और जो ये है इन्फॉर्मेशन जितनी भी आरएनए के अंदर होती है वो सारी प्रोटीन के लिए इस्तेमाल हो जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है ट्रांसलेशन, कि उस मैसेज को ट्रांसलेट कर दिया गया है। डीएनए जो है वो बेसिकली देखिए, डीएनए ने इन्फॉर्मेशन देनी थी आरएनए को, आरएनए ने प्रोटीन बना दी,
अगर डीएनए में खराबी आ रही है तो इन्फॉर्मेशन ही गलत आएगी, इन्फॉर्मेशन गलत आएगी तो प्रोटीन गलत बनेगी। तो इस तरह जो डीएनए है वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ और एक्टिविटी को कंट्रोल किए हुए है। ये डीएनए था, ये ट्रांसक्रिप्ट हुआ है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट जब होगा तो यहाँ से ये डबल स्ट्रैंड था, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के अंदर चेंज हो गया। अब आरएनए ने नेक्स्ट, ये था ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। ट्रांसलेशन के प्रोसेस में क्या होगा, ये आरएनए था, ये चेंज हो जाएगा प्रोटीन में। तो इनडायरेक्टली सब चीज़ों को कौन कंट्रोल कर रहा है, डीएनए। अगर यहाँ पे खराबी तो ये खराब, ये खराब तो प्रोटीन खराब, और ख़राब प्रोटीन हमारे लिए किसी फ़ायदे की नहीं होती, ठीक है। तो ये थी सेंट्रल डोग्मा की फ्लोशीट डायग्राम। अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है। The first question is which nitrogenous base is important in RNA but not in DNA? ऐसी कौन सी बेस है जो कि आरएनए में तो प्रेजेंट है लेकिन डीएनए में प्रेजेंट नहीं है। फिर है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ राइबोसोमल आरएनए इन दिस सेल। राइबोसोमल आरएनए की जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है सेल के अंदर, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर, होप यू विल गेट इट। इफ यू फाइंड एनी confusion regarding this you can ask me in the comment section. See you in the next video, take care.